ओम शांति। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी सत्र के तीसरे दिन में नुमा शाम को विशेष आज का टॉपिक जो है रोल ऑफ राजयोगा इन बेटरमेंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। वर्तमान समय ऐसी परिस्थितियां हैं जिसका रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और ऐसे समय में परम शक्ति परमात्मा से कनेक्शन जोड़ करके हम छोटी बड़ी हर समस्या पर विजयी बन सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं हमारे सम्मानीय गेस्ट सम्मानीय अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर बी.डी. राठी जी, पैट्रन जूरिस्ट विंग इंदौर, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर अपना सम्मानीय स्थान ग्रहण करें। ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर ए.एस. पच्चेपुरी जी, आपसे भी पैट्रन ऑफ जूरिस्ट विंग, आप बेंगलुरु से हैं, आपसे निवेदन है कि आप भी अपना सम्मानीय स्थान मंच पर ग्रहण करें। राजयोगिनी आदरणीय बी.के. जयंती दीदी जी हमारे बीच में कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। आदरणीय राजयोगिनी बी.के. नीलम बहन जी पाटन से हमारे बीच में है, आपसे निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। चेयरपर्सन आदरणीय बी.के. बी.एल. महेश्वरी जी, चेयरपर्सन जुरिस्ट विंग, आपसे जो जोधपुर, आपसे निवेदन है कि आप अपना मंच पर सम्मानीय स्थान ग्रहण करें। राजयोगिनी आदरणीय बी.के. लता दीदी जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर जुरिस्ट विंग माउंट आबू, आपसे निवेदन है कि आप भी अपना सम्मानीय स्थान मंच पर ग्रहण करें। और आप सभी हमारे सम्मानीय अतिथियों के आगमन की खुशी में मंच को सुशोभित करने वाले सभी मेहमानों के लिए जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिनंदन करें। और अब मैं आदरणीय बहनों से निवेदन करूंगी कि हमारे मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय गेस्टों का, मेहमानों का बैजेस द्वारा स्वागत करें। परम सौभाग्य है जो आत्माएं इस तपोभूमि में आकर अपने आप को लाइट माइट महसूस करते हैं। आदरणीय बी.एल. महेश्वरी जी का स्वागत हो रहा है। हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय जस्टिस पच्चेपुरी जी का सम्मान हो रहा है। तालियां बजाते रहें और अपना खुशी कार्यक्रम के और मेहमानों के सम्मान को भी आप ताली बजा करके सभी के सामने रखते रहें। आदरणीय नीलम बहन जी का स्वागत हो रहा है। हम सभी दिल से अभिनंदन करते रहें। अपनों के द्वारा और अपने ही घर में अपनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हो रहा है आदरणीय लता दीदी जी का। इसलिए हम जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करते रहें। तो सुंदर इस नुमा शाम के बेला में सभी अतिथियों का दिल से स्वागत
और सम्मान करते हुए इस भागती दौड़ती जिंदगी में चारों तरफ अज्ञानता के अंधकार ने मानव जीवन को ऐसे घेर रखा है कि जैसे रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। पर एक सुनहरी किरण, एक आशा की किरण ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में जो भी यहाँ आता है अनेक प्रकार से भरपूर होकर और अपने जीवन को सुंदर और लाइट माइट बनाकर खुशियों से भरकर यहाँ से ज्ञान रत्नों से झोलियाँ भरकर और परमात्मा के घर से जाते हैं और निश्चित ही हर एक के जीवन में बेमिसाल परिवर्तन आता है। हम लोग देख रहे हैं कितने आत्माएं शुरू से लेकर के ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर अपने जीवन को बदल कर और आज हर प्रकार से अपने परिवार को, अपने कारोबार को एकदम निश्चिंतता में चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं बता रही थी कि न्यायिक व्यवस्था को आज का जो टॉपिक है, रोल ऑफ जुरिस्ट इन एस्टेब्लिंग स्वर्णिम भारत, इस कार्यक्रम के चलते आज का जो न्यायिक व्यवस्था को बेटर बनाने के लिए राजयोग की भूमिका, अनुभव बहुत हैं कि इतने सारे केस लोगों के जो 70 लाख के डिवोर्स के लिए लगे हुए थे, लेकिन जब मेडिटेशन किया और उनको समझाया तो राजयोग मेडिटेशन करते ही उनके जीवन में वो परिवर्तन आया। आज वो परिवार अपने बच्ची, अपनी वाइफ और अपने माता पिता के साथ, ऐसे कई फैमिली, कई परिवार मैं आपको ब्रह्मा कुमारी में जो आने वाले हैं, मतलब आपको राजयोग का चमत्कार बता रही हूँ। तो जब इतनी बड़ी से बड़ी समस्याएं समाधान हो सकती हैं तो फिर हमारे जीवन में रोज़ की आने वाली छोटी मोटी बातें तो कुछ भी नहीं हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं सम्मानीय आदरणीय हमारे आज के गेस्ट आदरणीय बीडी राठी जी, ऑनरेबल जस्टिस, जिनको मैं बहुत समय से देख रही हूँ, ग्वालियर में भी आप जस्टिस रहे हैं और अपने ईश्वरीय ज्ञान को लगभग 30 वर्षों से अधिक से धारण करके अपने जीवन में वो मुस्कान, वो लाइटनेस, और बच्चों के साथ आप बच्चे हो जाते हैं और बड़ों के साथ आप बड़े हो जाते हैं। तो राजयोग हमें यही सिखाता है कि जैसी सिचुएशन वैसा अपने आप को ढाल लेना। तो आपकी विशेषता है, इतने बड़े पद पर होते हुए भी, इतनी बड़ी उपलब्धियां अपने जीवन में हासिल करते हुए भी अंश मात्र भी ईगो आपकी लाइफ में हमने कभी नहीं देखा। और हम छोटी छोटी बहनें सेंटर पर जब भी आप मिलते और हमें कई तरह की शिक्षाएं देते हुए इस कारोबार को आगे बढ़ाने में हमेशा मददगार रहते। आदरणीय भ्राता जस्टिस बीडी राठी जी। थैंक यू श्रद्धा। हमारी राधा बहन, आदरणीय जयंती बहन जी जो आज की चीफ गेस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात सारे विश्व में फैली हुई इतनी बड़ी संस्था की एडिशनल चीफ हैं। अभी तक लंदन में ही सेवाएं होती रही उनकी, अभी बाय द वे किस्मत से हमारे बीच में वो आने ही वाली हैं। आदरणीय चेयरमैन जूरिस्ट विंग केशी माहेश्वरी जी, मेरे वरिष्ठ ब्रदर ऑनरेबल जस्टिस पाचापुरे जी जो हमारी विंग के पेट्रॉन हैं, नीलम बहन पाटन से खास हमारे इस कार्यक्रम में आई है, लता बहन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय बहुत अच्छा है, यदि इसको हम थोड़ा सा अंतर्मन से झांक के और उस पर मनन चिंतन करेंगे तो आज का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। राजयोग का हमारे जुडिशियल सिस्टम में किस प्रकार का रोल हो सकता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्लस माइनस हैं, क्या डू एंड डोंट्स हैं। एक समय था, मुझे याद पड़ता है, जब इतना अधिक मोबाइल का चलन नहीं होता था, लेकिन सड़क पे मैं व्यक्तिगत रूप से कई बार मार्क करता था कि कई लोग ऐसे चल रहे हैं
कोई कोई बहनें भी, भाई भी, और अपने आप में ऐसे मगन होके जैसे, तो ऐसा लगता था कि ये भाई को अकेले में जैसे बात करता हो। ऐसा आप लोगों ने भी कभी मार्क करा होगा। फिर मोबाइल आया तो स्थिति और बिगड़ गई। अभी आप देखो, बड़ा वंडरफुल सीन देखने को मिलेगा, आप उसको एंजॉय करोगे कभी। मोबाइल अंदर, आजकल कितनी डिवाइस आ गई हैं, वो पूरे मोटरसाइकिल चला रहे हों या पैदल हों या गाड़ी में हों, और बात करते रहते हैं सब काम। तो ऐसा लगता ही क्या इसका, या तो यहाँ से कुछ गड़बड़ है। शंकराचार्य जी ने कहा कि मनोविज्ञान जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, मनोविकार जिसको कहा जाए, मानसिक रोग जिसको कहा जाए, तो उसका सबसे बढ़िया औषधि क्या है? शंकराचार्य जी का कहना है उसकी सबसे बढ़िया औषधि है सुविचार का इनपुट करना उनके मस्तिष्क में। क्योंकि इस प्रकार के जो क्रियाकलाप हम समाज में देखते हैं, और अन्य क्षेत्र भी, एक तो छोटा सा उदाहरण याद आया था, तो इन सब का सबसे बड़ा मोटा कारण जो होता है, और भी हम किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी बिजनेस में हो, तो देखा गया कि नेगेटिविटी कितनी बढ़ती जा रही है। न तो प्रेम है, न सद्भाव है, न स्नेह है, न प्यार है, न सत्यता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। घरों में देखो कितने झगड़े हैं, सास बहू के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, कितने। आप सब, हम सब अनुभवी हैं, और हम लोग तो इस मामले में सभी ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, क्योंकि हम लोगों का, आपका, हमारा क्षेत्र ही यही है जहाँ इस प्रकार के कितने लिटिगेशन आते हैं। तो ये सब सारा संसार का जो खेल है, और जो शंकराचार्य जी ने औषधि बताई, मैं समझता हूँ कि ये सारा मन स्थिति का खेल है। संसार में जितना भी दुख और सुख का ड्रामा चल रहा है, परिवार दुखी हो या सुखी हो, ये आपकी माइंड ऑफ स्टेट की क्या स्थिति है उस पर निर्भर करता है। यदि आपकी मन स्थिति बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है, आप खुश रहेंगे, आपको हर चीज़ बड़ी वंडरफुल लगेगी, आप सबको अप्रिशिएट करेंगे। जैसे सपोज़ आपको कोई लॉटरी खुल गई, सपोज़ आपका कोई मुकदमा अचानक से जीत गए, सपोज़ आपके फेवर में कोई कोर्ट से ऑर्डर हो गया, सपोज़ किसी जज को प्रमोशन मिल गया, या और ऐसे कोई क्षण जिसमें उपलब्धियां होती है, उस समय जो उसका मस्तिष्क कार्य करता है, ये ज्ञान और विज्ञान दोनों बातें हैं, तो उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड होता है उस समय, वो इतना वंडरफुल होता है कि उस समय वो चीज़ भी उसको ऑफर करो जिसको ज़िंदगी में कभी पसंद नहीं करता, तो भी प्रेम से स्वीकार कर लेगा। किंतु यदि वही मन स्थिति उस व्यक्ति की खराब है, कोई मुकदमा हार गया, दिवाला निकल गया, घर में किसी संतान से बिछो हो गया, कोई आत्मा घर छोड़कर चली गई, दुखद निधन हो गया, और उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है और विचलित हो गया, उस समय उसके हाव भाव, उसका चाल चलन, और उसमें उस समय उस सबसे प्रिय वस्तु उसको ऑफर करके देखिए आप, वो भी उसको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसकी मन स्थिति खराब है। संसार में जितने भी दुख हैं और जितने भी सुख हैं, उन सब का मूल कारण है मन स्थिति। आपके मन की स्थिति क्या है? एक उदाहरण, हमारे मन को हम कितना सकारात्मक रखें और मन स्थिति को कैसे अच्छा रखें, इसके लिए सबने सुना हुआ उसका एग्जाम्पल। एक व्यक्ति गुजरता है, दो मजदूर कार्य कर रहे हैं, पत्थर को गढ़ रहे हैं, सभी को पता है, और उसने पूछा, और दोनों एक जैसा कार्य कर रहे हैं, दोनों को एक जैसी लेबर मिल रही है, मजदूरी। तो उसने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उसका
मनस्थिति खराब थी, नेगेटिव थी, तो उसने बड़ा झल्ला के जवाब दिया, अंधे हो गया, दिखता नहीं है आपको मैं पत्थर से सिर फोड़ रहा हूँ। वो सज्जन आगे बढ़ा, उसने दूसरे मजदूर से पूछा, भाई साहब आप क्या कर रहे हो? उसने कितना सुंदर जवाब दिया, क्योंकि उसकी मनस्थिति बहुत अच्छी थी। उसने कहा, भाई साहब मैं दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली आत्मा हूँ। क्यों हो भाई साहब? मैं श्री कृष्ण की प्रतिमा गढ़ रहा हूँ। वो काम वो भी कर रहा था। और जब इस श्री कृष्ण की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाएगा, लाखों लोग श्रद्धा से इसको नमन करेंगे, तब मेरी छाती कितनी फूलेगी। ये मनस्थिति की स्थिति, काम दोनों का एक, मजदूरी एक, सब कुछ एक। हमारी मनस्थिति कैसे सुधरना चाहिए, कैसे हमें पॉजिटिव थिंकिंग आना चाहिए, मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ। एक मच्छर पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स बोले कि बच्चे तुम आज दुनिया की पहली उड़ान भरो, क्योंकि हमारा काम उड़ना है, तो तुम पहली उड़ान भरो और फिर आकर हमको अपना अनुभव सुनाओ कि तुम्हारी आज की पहली उड़ान का अनुभव क्या रहा। वो मच्छर का बच्चा अपने पेरेंट्स के कहने पर उड़ा, सब दूर चक्कर लगाया, लौट के पेरेंट्स के पास आया। पेरेंट्स ने पूछा, तुम्हारा आज की उड़ान का अनुभव क्या रहा? ये कैसे हम नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढें, उसका उदाहरण। उसने बोला अपने माता पिता को, वंडरफुल, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में किसी का नहीं रहता होगा। बोले ऐसा क्या हुआ? बोले मैं जिधर से उड़ा उधर तालियां बजती रही। पर उसने उस नेगेटिविटी में भी कितनी पॉजिटिविटी ढूंढी। ये मन की स्थिति का निर्माण करती है ऐसी सोच। तो वो कैसे हुआ? केवल हमारे थॉट्स से। आप देखिए एक और चीज, संसार में जब कोई व्यक्ति दूसरे की चीज छीन कर खाता है, दूसरे का हक मारता है, दूसरे के अधिकार की चीज पर अतिक्रमण करता है, तो वो विकृति कहलाती है। यदि तुम भी खाओ हम भी खाएं, ये प्रकृति कहलाती है। और यदि पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा, ये संस्कृति कहलाती है। तो जब तक ये सोच हम डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हमारी मनस्थिति नहीं सुधर सकती। और मनस्थिति यदि हमारी नेगेटिव रही तो दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। और इस संसार की स्थिति केवल और केवल हमारे थॉट्स नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, इसीलिए है। वर्तमान परिस्थिति को देखें, अभी जो कई वाक्य हुए आप सब जानते हैं। न्यायाधीश को कभी कोई टिप्पणी करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए, उसकी एक टिप्पणी के पीछे क्या नहीं हो सकता। केवल न्यायाधीश नहीं, प्रत्येक जुरिस्ट पर्सन, चाहे एडवोकेट भी हो। दूसरा, न्यायाधीश को लिखने में भी 100 बार सोचकर मनन चिंतन कर लिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस समाज की वो धुरी हैं, समाज का वो मुख्य तबका है जिसकी लिखत से, जिसकी आवाज़ से सारे समाज और देश में एक मैसेज जाता है, और यहाँ तक कि वो फाइनल मान लिया जाता है, और फिर देश की और समाज की दिशा आपके मैसेज के अनुसार चलने लगती है, बढ़ने लगती है। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण कि महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो वो सब आपको पता है कैसे द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा और अभिमन्यु मारा गया। और फिर पांडवों ने एक संकल्प लिया कि इस द्रोणाचार्य का जब तक वध नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। और युद्ध शुरू हुआ द्रोणाचार्य के लिए, फाइट करने के लिए। और द्रोणाचार्य के लड़के अश्वत्थामा के लिए कहा गया कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी, मर ही नहीं सकता, वो अजेय है,
और यहाँ तक कहा जाता कि आज भी जिंदा है। जो भी हो, युद्ध में जब युद्ध चल रहा था और पांडवों का बहुत नुकसान हो रहा था, तब श्री कृष्ण और अर्जुन और उन लोगों ने एक गोष्ठी की कि क्या किया जाए, ऐसे तो सब समाप्त हो जाएंगे, युद्ध हारना ही है। तब डिसाइड हुआ और एक हल्ला मचा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि कब और कैसी टिप्पणी करना चाहिए। जब ये बात हुई तो द्रोणाचार्य ने कहा कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल, यह बात विश्वसनीय हो ही नहीं सकती, वो अजय है, मर ही नहीं सकता। और ये तो ऐसी बात हो गई कि सूर्य आज के बाद उगेगा नहीं, यह चंद्रमा का स्टेटस समाप्त हो गया है। लेकिन सब हल्ला मचता रहा, अश्वत्थामा मारा गया, मारा गया, मारा गया। विचलित हुआ द्रोणाचार्य, उनके पिता, जो इनके गुरु भी थे, कौरव पांडव दोनों के गुरु थे वो। तो उन्होंने कहा कि भीम से तो अपेक्षा की नहीं जा सकती कि ये सच बोलेगा, अर्जुन भी न हाँ का जवाब दे रहा है न ना का, तो किससे पूछा जाए, किससे टिप्पणी ली जाए, किसकी बात पे विश्वास किया जाए। महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। एक सामने बहुत सुंदर स्लोगन है। तो ऐसा कहा गया कि जो सत्य आचरण करता हो, जो नैतिक हो, जो गंभीर हो, जो चिंतन करता हो और जो सटीक और समय पर आवश्यकता होने पर बोलता हो, टिप्पणी करता हो, उस व्यक्ति का बोल मान्य होता है, उसको सारा समाज वजनदारी देता है। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि एकमात्र युधिष्ठिर है, उस युधिष्ठिर यदि कह देगा कि अश्वत्थामा मारा गया तो हम मान लेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर का आचरण वैसा था, सत्य था, निरहंकारी थे, धैर्य था, आत्मचिंतन करते थे, न्यायशील थे, न्यायप्रिय थे, ये सबको पता था। युधिष्ठिर से पूछा, उसने कहा हाँ, जोरों से बोले वो, अश्वत्थामा मारा गया। अब इसको कूटनीति कहें, राजनीति कहें, अलग बात है। तभी माधव का पांचजन्य गूंजा, ये श्री कृष्ण का शंख का नाम था, और इतनी जोर से गूंजा कि बाद के जो अक्षर थे, नरो वा कुंजर वा, कि वो नर है या कुंजर ये नहीं जानता, ये शब्द उसमें छिप गए। अब ये श्री कृष्ण की कूटनीति थी या क्या था, वो अलग टॉपिक है। कहने का भाव, और फिर द्रोणाचार्य ने यस मान लिया कि युधिष्ठिर ने कह दिया है कि अश्वत्थामा मारा गया है तो मारा गया, और उसके बाद द्रोणाचार्य भी मर गया, उसको भी मारा। फिर कहने का भाव कि युधिष्ठिर जैसा बिलीव हम पे समाज करे, हमने जो कह दिया उसको अटल सत्य माने, हम जो कह दें उस पर सारा समाज की दिशा निर्धारित हो जाए, विकास की दिशा निर्धारित हो जाए, ऐसा हमारा कैरेक्टर होना चाहिए। अन्यथा यदि आजकल देखो, जो सुनते हैं उनको तो बहुत बहुत नमन, सुनने को कोई तैयार ही नहीं होता है। सब बोलने के लिए, प्रश्न आया नहीं उसके पहले उत्तर तैयार, उसकी क्या रिएक्शन होगी, क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या परिणाम होगा, किसी को कोई मतलब नहीं। तो कहने का भाव कि हम लोगों का, न्यायाधीश हो या एडवोकेट हो, हम जुरिस्ट पर्सन का ये बहुत बड़ा एक रोल होना चाहिए समाज में कि हम इस सिद्धांत का पालन करें कि जब भी टिप्पणी करें पहले सोचें, समझें, आत्मचिंतन करें और फिर करें, उसके रिजल्ट्स को देखें कि क्या परिणाम होगा। खासकर हम फिर एक और बहुत बढ़िया बात बताता हूँ मैं आपको कि जैसे जल कीचड़ करने का भी कारण होता है। धूल में यदि पानी डालोगे तो क्या होगा, कीचड़ होगा, और वही जल कीचड़ साफ करने का भी कारण होता है। यदि कहीं कीचड़ है, आप जल डाल दो, कीचड़ साफ हो जाएगा। ठीक बात है। ऐसे ही जो शंकराचार्य जी ने कहा कि मनोरोगियों के लिए औषधि केवल और केवल सुविचार है, तो जब सुविचार मस्तिष्क में होने वाले, उत्पन्न होने वाले विचारों में सुविचार डाले जाएंगे तो वे सुविचार व्यर्थ संकल्पों को
व्यर्थ विचारों को दूर करेंगे और हमारे मानव मस्तिष्क का स्टेटस बहुत अच्छा होता जाएगा। हम राजयोग की बात कर लें, हमारे टॉपिक की बात है। राजयोग क्या चीज़ है? राजयोग वैसे तो आपने अभी शिविर हुए, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज हो ही गया होगा, फिर भी जहाँ मैं अपने पिता से मिलन मिलाऊं, आध्यात्मिक भाषा में बोलें तो जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलन मनाती है, जो विचारों की शुद्धि करता हो, जो मन में पॉजिटिव विचारधारा उत्पन्न करता हो, वह रास्ता जो सांसारिकता से आध्यात्मिकता की। हमारी जयंती बहन हमारे बीच में बहुत जोरदार करतल ध्वनि के साथ जयंती बहन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सारी जितनी विदेश की सेवाएं हुई वो सब जयंती बहन का कमाल है। और यहाँ से काफ़ी वर्षों पहले हमारे यहाँ से लंदन चली गई, उनको वहाँ की सेवा ऑफ़र की गई यज्ञ ने, और क्या कमाल की सेवा करी है। उन दिनों में गई जहाँ हमारा कोई नहीं था, एक सिंपल थैला और अटैची लेकर गई, और आज इतने बाबा के बच्चे फॉरेन में हैं कि बात मत पूछो आप। इतनी सेवाएं हुई, कई सेंटर खुल गए, कई भवन बन गए। वहाँ की सरकार ने भी मदद करी, वहाँ के समाज ने, वहाँ के नागरिकों ने, ये सब और सब केवल जयंती बहन का कमाल है। हमारी संस्था की एडिशनल चीफ है, जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन करा, और इतनी धैर्यवान। अभी आप सुनोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। जितनी अच्छी इंग्लिश उतनी अच्छी इनकी सिंधी भाषा, उतनी अच्छी हिंदी भाषा, सब कुछ पारंगत और वेल एजुकेटेड, और बहुत अभी आपके बीच में आएंगी तो हम आप सबको, जूरिस्ट विंग विशेष रूप से आपको स्वागत करती है, नमन करती है। थैंक यू वेरी मच बहन जी, आप पधारे और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो सत्य की पहचान, ये राजयोग क्या है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। हमारे नेगेटिव विचारों को दूर करने की बात वो भी राजयोग से प्राप्त होती है। एक थॉट्स, शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव संकल्प चलते हैं और वो आपके मस्तिष्क में उतरते जाते हैं, और धीरे धीरे उन विचारों के आधार पर हमारे मस्तिष्क में जो नेगेटिव विचार हैं वो दूर होते चले जाते हैं। उसी प्रकार जैसे एक गंदे पानी की बाल्टी यदि एक टेप वाटर के नीचे रख दो, नल चालू कर दो, थोड़ी देर बाद जाकर देखो उस बाल्टी का सारा गंदा पानी निकल जाता है और वह बाल्टी शुद्ध पानी से भर जाती है। ऐसा ही राजयोग का कमाल है, जो शंकराचार्य जी ने कहा है कि मनोरोग की औषधि केवल और केवल शुद्ध विचार का इनपुट करना है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर सबसे श्रेष्ठ तरीका जो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया राजयोग है। उसके कई नाम हैं। राजयोग करने से और मनस्थिति हमारी सुधरे, इसके फायदे क्या हैं ये कोई गिनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम पॉजिटिव है तो प्रत्येक चीज़ आपके साथ सकारात्मक रहेगी। आपको हर जगह से अप्रिशिएशन मिलेगा, प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा, क्योंकि वही आप दोगे। आप में स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है, पॉजिटिव है, जो आप दोगे वही तो मिलेगा। यदि सामने दीवार पर मैं एक गेंद फेंकूं तो रिटर्न में वही गेंद मेरे पास आएगी। किसी इको पॉइंट पे जाकर यदि मैं कोई चीज़ बोलूं कि मैं बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो, रिटर्न में आवाज़ आएगी अच्छे हो अच्छे हो। हम कहेंगे तू बहुत बुरा है, रिटर्न में भी वही। तो हमारे राजयोग के कारण जो मनस्थिति सुधरती है उसका सबसे बड़ा फायदा होता है। जो भक्ति मार्ग में हम कहते हैं अष्ट शक्ति और नवनिधि, यानी जो वर्च्यूज़, डिवाइन वर्च्यूज़ और जो पावर्स हैं वो सब प्राप्त होने लगते हैं। निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, पावर टू पेक अप, पावर टू विड्रॉ, सहन शक्ति, ये सब
हमें राजयोग से जब हमारा मस्तिष्क शुद्ध विचारों से भरपूर हो जाता है तो ये प्राप्त होने लगती है। अलग से कोई ऐसी शक्तियाँ नहीं होती, हमारे मस्तिष्क में ही आती हैं। ऐसे ही डिवाइन वर्च्यूज़, हर्षित मुक्ता, सत्यता, माधुर्यता, अंतर्मुखता, मिठास, प्यार, स्नेह, जिसका बिल्कुल टोटल अभाव है, वो सब हमें प्राप्त होता है। और जब ये सब प्राप्तियाँ होती है तो आपको व्यक्तिगत फ़ायदा होता है, सामाजिक फ़ायदा होता है, और सबसे बड़ी बात प्रोफेशन में भी फ़ायदा करता है। दो टॉपिक हैं आज का, व्यक्तिगत टॉपिक, इंडिविजुअल टॉपिक, राजयोग का रोल क्या है, और दूसरा मुख्य जो जूरिस्ट का क्या रोल है। दोनों में ही हम बात करें तो जब हम इस प्रकार के बन जाएंगे, सारी क्वालिटीज़ हम में आएगी, हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखेगा। आप देखिए, जब आप जजमेंट की सीट पर बैठेंगे तो वास्तविक रूप में समाज को आप धर्मराज का प्रतीक दिखाई देंगे, आपका चित्र। ऐसे ही एडवोकेट्स को भी उतनी ही पावर मिलेगी और वो सही तरीके से अपना प्रकरण, पैरवी, प्रोफेशन पुटअप करके और अपने क्लाइंट को फ़ायदा पहुंचाने का या उसके पक्ष में जो भी हो सकता है करने का पूरा प्रयास कर सकेगा। ये उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि दोनों की। सामाजिक उपलब्धि की बात करें तो जब लिटिगेशन कम होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा और शीघ्र न्याय होगा, आप विश्वास करें कि समाज में कितनी आपके प्रति आस्था का निर्माण होगा, आपके प्रति कितना निमित्त भाव बनेगा सोसाइटी का, और उसका सारा एप्रिसिएशन जब आपको मिलेगा और दुआएं मिलेंगी तो आप सोचिए कि कितना भला होगा। यहाँ मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर 2 न्यायाधीश मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ऐसे बैठे हैं जिनने ज़िंदगी भर ऑनेस्टी के साथ काम किया और बहुत संतुष्टता के साथ जीवन जी रहे हैं। ये इसी बात का प्रतीक है कि जो क्वालिटीज़ हम धारण करते हैं उससे हमको सामाजिक और व्यक्तिगत तो होता ही है, और सब जो विश्वव्यापी फ़ायदा सबसे बड़ा जो होता है कि जब हम निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति हमारे पास है, और जब हम ऐसी पावरफुल डिवाइन स्टेट ऑफ माइंड में कोई कार्य करते हैं, कोई फैसले लिखते हैं और शीघ्र न्याय करते हैं, लिटिगेशन समाप्त करते हैं, और जो मैसेज सोसाइटी को जाता है, देश को जाता है, वो भी फॉलो करने लगते हैं दूसरे लोग। कि जब न्यायाधीश ये बात कहता है, क्योंकि आपकी बात को कार्यपालिका भी उतना ही वजन देती है जितना विधायिका, और जब ये 2 स्तंभ आपकी बात को मानते हैं तो आम नागरिक तो मानने के लिए तत्पर ही है, सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी का इंतज़ार रहता है। इसलिए प्रोफेशनल वाइज, व्यक्तिगत, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से जब ये सब होगा तो हमारा रोल कितना इम्पोर्टेंट है कि हम वो जो आज़ादी की अधूरी यात्रा अब शुरू हुई है, अधूरी यात्रा, पहले की आधी यात्रा पूरी करी महात्मा गांधी के आंदोलन के साथ और देश को आज़ाद किया। अब विकारों से जो आधी आज़ादी की यात्रा चल रही है, उसमें जब हमारा इम्पोर्टेंट रोल होगा, हम इतने बड़े सब राज्यों को एडॉप्ट करेंगे, सभी करेंगे, हमको देखकर दूसरे लोग फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से ये लिटिगेशन न केवल समाप्त होगा, नया उत्पन्न भी नहीं होगा। आज भी हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ लिटिगेशन बहुत कम है, और यहाँ गुजरात की याद आती है बहन जी को देख के। गुजरात में क्रिमिनल बहुत कम केसेस हैं, बहुत कम, नहीं के बराबर। ऐसे ही भाई साहब से बात हो रही थी, हमारे नेपाल से जो ऑनरेबल जस्टिस आए हैं, वहाँ नेपाल में ये स्थिति है कि विदिन 2 इयर्स डिस्ट्रिक्ट जज लेवल से मामला निपट जाता है, और विदिन 1 ईयर हाई कोर्ट से देयर इज़ नो पेंडेंसी एट ऑल नेपाल में। तो ये मन स्थिति के ऊपर ही सब कुछ आधारित। और यदि देखिए आप दूसरी तरफ भी विचार करो, और यदि हमारा मन स्थिति खराब है, हम घर पे लड़े, घर पे झगड़े, पति से, पत्नी से, बच्चों से, नौकर से, प्यून से, किसी से भी, उसका रिफ्लेक्शन तो 101% कहीं ना कहीं आपकी बोल में, आपके ऑर्डर में, आपके जजमेंट में, आपके कार्य व्यवहार में, आपकी पंक्चुअलिटी में, आपके साथियों के साथ व्यवहार करने में, एडवोकेट के साथ व्यवहार करने में, या एडवोकेट का जजेस के साथ व्यवहार करने में पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं।
परमात्मा भी यदि हम उस रास्ते पे चलने लगे तो बहुत मदद करता है। करके देखिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने राजयोग अभी केवल शुरू में उसकी प्रियम्बल देखा है कि क्या होता है, अपने अपने स्थान पर जब पहुँचें तो वहाँ की सेवा केंद्र की बहनों से संपर्क करें। अपने जीवन में 7 दिन 5 दिन समय आपकी सुविधा अनुसार, कोई शुल्क नहीं, आप करके देखें, राजयोग की विद्या सीखें। ये श्रीमद् भगवत गीता की है और किसी की नहीं। और उसके बाद पसंद आए तो आगे चलें, पसंद नहीं आए तो बहन जी को नमस्ते कर लें कि नमस्ते बहन जी, तो वो तो कर ही सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबका बहुत आभार भी कि हमारी विंग द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया उसमें आप सब पधारे। लता बहन, श्रद्धा बहन, चूँकि आज आखिरी सेशन है और सुबह हम सब अगले अच्छे कार्यक्रम और अच्छे विश्व की शुरुआत के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, इसलिए मैं सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ। और एक बात कह देता हूँ कि हम इतना बढ़िया रोल प्ले करें जुरिस्ट का, इतना बढ़िया कि एक शेर है, याद आता है, ऐसा सुंदर किरदार निभाएं अपना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर बी.डी. राठी जी। आपने बहुत ही सुंदर अपनी उद्बोधन में हम सबको प्रेरणाएं दी, आदरणीय भ्राता जी। और अब हमारे बीच में आदरणीय जयंती दीदी जी पहुंच चुके हैं। दिल से हम उनका अभिनंदन, अभिवादन एक हाथ की ताली से करेंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब हमारे बीच में ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर A.S. बच्चेपुरे जी हैं, पैट्रन जुरिस्ट विंग, आप बेंगलुरु से हमारे बीच में हैं। आपसे निवेदन है कि आज के इस विषय पर हम सभी को प्रकाश डालें। आदरणीय। ओम शांति। राजयोगिनी B.K. जयंती दीदी, the additional chief of Brahma Kumaris, Honorable Justice Rathi, the former judge of Madhya Pradesh High Court and the patron of this institution, Rajyogini Lata Didi, the national coordinator, Rajyogini Neelam Didi, the chairperson of the Jurist Wing, Sri B.L. Maheshwari, and my affectionate brother, Justice Birendra Karna of Nepal, all my brothers and affectionate sisters. So far as the betterment of this institution through Rajyoga is concerned, I think those persons who have attended this program for the last 2 days must have learned the way in which the Rajyoga meditation is being done. See, what is the usual qualities of a man is to find fault with others. Generally, I desire to find fault with others. And it is the duty of the judges also. They find, the civil judge senior division finds fault with the judgment of the trial court. The district judge finds the fault with the judgment of the civil judge. Like that is the high court, he finds faults with the lower court judgments, and so also the apex court. So fault finding is the nature of the judges. How to find out the faults in the judgment and see that a best judgment is given by him. So this process of administration of justice, how it can be improved or developed through Raja Yoga is the subject matter for today's discussion. See, in the last few days, in the first speech itself, I had told that anger is such a thing that it causes an impediment in the due administration of justice. If you become angry, you lose the balance. That is a balance of mind.
And when you lose the balance of mind, you cannot come to a right conclusion. I could quote one instance through the judgment of the apex court as to how, when a person is angry, bit anger, how a mistake is done in the judgment. You must have heard that in the year 2006, or much prior to that, about 2004 or so, the apex court was considering the pendency of the courts in the subordinate judiciary. So all over India, particularly in Bihar, the pendency was so much that the judges came under shock. No, what is this? You see, so much of pendency in the courts of Bihar, pending for the last more than 20 years. So they were rather surprised, they were shocked. And when a person is shocked, what could be the result of the shock? So they said, see, the system in the appointment of the judges of the subordinate courts, you see, we require, the law requires that there shall be 4 years of practice as advocates for the purpose of appointment to the post of a magistrate. So they said, you see, these persons after 4 years of practice come to the courts. How is it that they can, it is possible to do justice? They must be fresh enough. There has to be a fresh blood to see that the administration of justice is done. So the observation was, the fresh blood is needed to work every day and see that the pendency is reduced. This was the idea that stuck to the judges in that case. And they said, see, there is no necessity to have 4 years of qualification as advocate for appointment as to the post of the munsif. The thing is that, you see, whether fresh blood is essential for getting the hard work done. What is really necessary for a judge? Is it fresh blood or is it the maturity of mind? In my opinion, it is the maturity of mind which is most essential as compared with the fresh blood of an individual. Fresh blood may give the physical strength, but so far as the administration of justice and deciding a matter after hearing the parties or the advocates, what is essential is the maturity of mind. And you see, must have seen the recent judges who are working in the courts. They do not have the patience. They do not respect the senior lawyers in the open court. They raise objections as if they know everything. Just they pass LLB, join to the judiciary after getting through the test, and you see, start working. See, unless you have the maturity of mind, it is impossible to have the real administration of justice. So, in fact, you see, about this mistake that has been done, see, don't think that, you see, I am criticizing. Bona fide criticism of a judgment of the court is not a contempt at all. In fact, I brought this fact to the notice of the 2 Supreme Court judges in a function, and I requested them that please review the judgment. Review the judgment and at least make 4 years practice as advocate for the purpose of appointment to the post of the magistrate. This is the situation in which we are now living. They said, yes, whatever you say is right, but anyhow, some person has to move the apex court. When they asked me, but I said, you see, how can I? See, I am a retired judge of the High Court, and I can't be a litigant before the court of the apex court. You please find out your own age. You see, so much powers are there to the apex court, and you can review the judgment. But up till today, the thing has not changed. So, the law that we interpret, implement is so simple. The law is so simple. Any ordinary man in a village can be asked the question regarding a dispute and he will answer the relief that is to be given to a person. When I was a student of law, a judge had come to our college and he defined this law as to how a common man treats the law, defines the law. He said, law is nothing but common sense. Law is nothing but common sense. Written in words, it makes no sense. Written in words,
it makes no sense. Hence, we require the lawyers to argue with some sense, and ultimately it is for the judge to decide as to which lawyer has made the most sense. So this is what was the definition that was said. So the most sense is most essential, and the most sense is there within us, and that sense we have to introspect and find out as to how we are, how I am. Unless I know myself, I can't find fault with others. So what happens is, I advise others to change yourself, be an honest man, be a good man, be like this, be like Swami Vivekananda, be like Ramakrishna Paramahamsa, whatever it may be. But I must become. I means you also. Whenever I speak, I never address to any other person, it is addressing myself. Unless I change, you can't change the world. So, what exactly is the problem is, the law has been made so complicated, not by any other person, a common person in a village or so. It is made complicated by the law books, the lecturers, the judges, the lawyers. So many precedents, so many books, you have to read and read to find out as to whether a partition is necessary in this family or not, whether he is entitled to a share in the property or not, whether a person's spouses need the divorce or not, what relief is to be granted in this case, whether the redemption is to be granted or not. For simple things, if you go to a village man, you must have heard, a principle of res ipsa loquitur. It is a Latin proverb, res ipsa loquitur. In the law of torts, generally we learn res ipsa loquitur. Means the thing speaks itself. Res ipsa loquitur means the thing speaks itself, it is in English. And in Hindi, I'm not in a position to speak Hindi fluently. In English, the thing speaks itself. And in Hindi, just I will try to translate it. आप देखे तो मालूम नहीं पड़ता है क्या? देखे तो मालूम नहीं पड़ता है क्या? So if a vehicle driver, while driving the vehicle, hits a side bridge or a tree and causes an accident, and the vehicle falls into a ditch, and a village man comes there as to who is negligent in this case. The village man will say that it is a driver's mistake, because the vehicle has left the road, it has fallen into a ditch, there is no other vehicle on the road. Means it is a driver's negligence, it is because of him that this accident caused. Is it necessary that a lawyer has to say it? Is it necessary as to a judge has to say it? Nothing. It is so simple that even a village man could take a decision as to whether who is wrong in this case. But the courts, the appellate courts, for deciding a matter, they take 2 years, 3 years, 5 years or so many years. So, a thing which is said in Latin is simple when you know English, and when a thing is stated in English, it is so simple in Hindi if it is your mother tongue. If your mother tongue is Kannada, then you say, nodidre gottagodilleno, dekhe to malum nahi padta hai kya. So this is the simple law. But by the precedents, by the number of judgments, how many books, if you have to sit before the computer to find out a decision, the AIR or some reporter or anything, so much of devotion is necessary to find out a judgment. A simple application of law with the facts on hand, with the evidence available, it's very simple to decide a matter. So this is how the law is made complicated by us. This law has been codified for the first time after British came here. There was no codified law earlier too. And they were also deciding the matters. They never used to take so much of time. In America, it is said that a judge waits for a case, and in India, it is said that the case waits for the judge. So this is about 10 years or 15 years or so many years of time is taken for disposal of a matter. Knowingly,
that you see, if justice hurried is buried and justice delayed is denied. We say so many things, we deny justice because generally judgments are awarded after 10 years or 20 years. This is how is the situation. So, how to see that a justice is done within a reasonable time? See, up till since last 70 years after independence, up till today, though the matters are pending for more than 10 years, there is no discussion, there is no thought towards the question of delay, and there is no remedy made available despite the judicial system existing in this country for the last more than 70 years after the independence. Why? When you say that justice delayed is denied, and you are denying justice every day because your litigation is decided after 10 years or 20 years, when you are denying justice, what is the use of these courts in this country? So therefore, the best way is that the litigation has to be reduced. There is no fear of law. You take everywhere in this country, there is no fear of law, there is no respect for law. There is no respect for law by anybody, there is no fear of law, and therefore the situation is of chaos. You see, there is so much of corruption going on everywhere, so much of wrongs are being done, so much of strikes are going on every day. There is no peace at all in the society. And you see, we say that the judicial system is still existing. So for that reason, unless we become peaceful, unless everyone becomes peaceful, that is impossible to have a system of. See, only in case if there is a complicated matter, it must go to the civil court. For any simple matter, you see, the matter is dragged on to the court of law. So it is for this reason what I could say is, I must know myself. As an advocate, I must know myself. As a judge, I must know myself as to what is my responsibility to see that the matter is settled earlier, disposed of earlier, or the parties are advised to see that the matter is disposed of. See, we are the persons who rather teach the people to tell the lies. One instance happened, you see, when I was an advocate, there was, my case was, I was representing a milk vendor. There was a case against him under Food Adulteration Act. He had mixed water into the milk and was selling. It was seized by the police, and the matter came before the court. On the date when the matter was to be, the charge was to be framed, I was just outside, and the judge called the party through the FEDAR. He went inside and asked the question as to whether you had mixed milk into the water into the milk. Then he said, yes sir, I have mixed. Then you see, the judge was shocked. He called me. He called Mr. Pashapur where he is. Then I went inside. And see, your party is admitting the guilt. Then what should I say? See, he is telling the truth. He is telling the truth before the court. May I advise him that, you should not tell the lie before the court? And you have to tell the lie before the court. Then you see, I was in a puzzle. Then I asked the judge, give me 2 minutes time. I want to take my client outside and seek his instructions. I came outside and I asked, in case if you say the truth, you will have to go for at least 6 months into the jail. And if you do not desire to go, then tell what the real thing to be told before the court. Then he was afraid. He came inside and he said, no sir, I had not mixed the water into the milk. Then the judge recorded, the accused does not plead guilty, the matter is posted for trial. This is how, see, despite the people wants to tell the truth, sometimes you see the problem would be that it is difficult to advise the parties as to what is to be told before the court, and we advise them to say the lies before the court. So this understanding, you see, whether I am justified in telling him so. If you say that yes, you are not justified, then what is the problem, how the problem is to be solved? So these are the things, you see, which come before us in the day-to-day profession of advocacy. Therefore, you see, Mahatma Gandhi, he was an advocate. He never used to accept the cases when they are not truthful.
And therefore, you see, his photo, he is remembered for all the times. His photo is on the walls of every premises. But you see, we though conduct thousands of cases, you see, our photos will not be hanging there, see, on the wall. So this is what, you see, is the reality. So this reality, if we have to entertain, then Rajyoga is the only way, because you see the pressure that is to be is bounded within. See, that we have to tolerate it. So for that reason, Rajyoga, see, since 1993 till today, I sit for meditation at least for an hour in the morning between 5 to 6. Because, you see, otherwise, to spend the whole day, it would be so problematic for everyone, in case if you have that consciousness of the realities of life. Therefore, it's not the question of making the money by profession or getting the salary from the judiciary as a judge. It is getting the contentment in the life. The contentment is most essential, and this contentment cannot be replaced by any amount of wealth. And for this reason, see, as an advocate, I must tell you that, you see, even asking for the fees from a client, I used to feel ashamed of. I used to get embarrassed. It's just begging and nothing else. I used to feel so. And therefore, whatever they used to pay or keep it on the table, I used to accept it and just go on with the cases. See, but the happiness that I ultimately got after 18 years of practice, see, I was appointed as a judge because of the rich experience, see, with the advocates, with the litigants, and by conducting the cases. The God, see, blesses us with so much of happiness that, you see, that is sufficient. You see, when we come to this world weeping, on the day when we leave this world, we must have justification that, you see, my birth was for a right cause and I have fulfilled that cause. So on the day when we leave this world, we must live with such a smile that, you see, whatever discharge of duty I was to do, I have done it, and there is nothing for me to be in this world again for some more time. That should be the way in which, you see, we'll have to lead this life. So Rajyoga, you see, is finding fault with self. What are my faults? Whether I am a sexy man, whether I have anger, whether I have got any weaknesses, how to overcome them, whether they are the weaknesses or not. So if they are the weaknesses, how to overcome them. Then, you see, realize yourself, where exactly what you are, and then connect with that personality, that supreme soul, who is the piece of happiness, who is the piece of ocean of peace, ocean of happiness, ocean of purity. So when you dip into that sea, you will have that happiness for all the time. So that happiness, unless we have as an advocate, as a litigant, as a judge, so we can't expect that there should be a betterment in the judiciary. So if we have that sort of feeling, we can spend this life so happily that, you see, the purpose of birth will be fulfilled only by this Rajyoga itself and its practice. So with these few words, I don't want to take much more time because there are many other speakers. I thank Lata Didi for giving me this opportunity to speak, despite the fact that I told her that, see, I will be staying here only for 2 days, and therefore she had given me a chance. And this another chance is by way of a gift by her. And I thank all the organizers. I thank all of you. Om Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल जस्टिस आदरणीय भ्राता बच्चेपुरे जी। आपने बहुत सुंदर अपने शब्दों में राजयोग मेडिटेशन की भूमिका से हम सबको अवगत कराया। और अब हमारे बीच में आदरणीय जयंती दीदी जी हैं। मैं बहुत हम सभी को गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। दीदी जी व्यस्ततम समय को निकाल कर हमारे बीच में पहुँचे हैं। हम सबको इंतज़ार था कि दीदी जी हमारे बीच में पहुँच रहे हैं, और मैं संक्षिप्त में दीदी जी का परिचय देना चाहूँगी और हम उनसे रूबरू होंगे। आदरणीय जयंती दीदी जी का जन्म 1949 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में
एक संपन्न सिंधी परिवार में हुआ। आपके लौकिक पिताजी जब आपके 8 वर्ष की आयु थी तभी लंदन बिजनेस के लिए चले गए, लेकिन जब तक आप 19 वर्ष के हुए द्वारा वापस लौटना हुआ और फैमिली के साथ आपने पुणे में ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया और 21 वर्ष की आयु में आदरणीय दीदी जी ने विश्व कल्याण के लिए ईश्वरीय सेवार्थ अपना जीवन समर्पित कर दिया। आदरणीय दीदी जी ने परम आदरणीय दादी जानकी जी के कुशल मार्गदर्शन में उनके अंग संग रहकर विदेश में ईश्वरीय सेवाओं की यात्रा आरंभ कर दी। वर्तमान में आप ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हैं। इसके साथ साथ भारत के बाहर 70 से अधिक देशों में ब्रह्मा कुमारीज की गतिविधियों को ओवरऑल कोऑर्डिनेशन में आप हमेशा सहायता करती हैं। यूके के आधारित लंदन के बीके इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, ऑक्सफोर्ड शहर में ग्लोबल रिट्रीट सेंटर के निर्देशक और यूरोप और मध्य पूर्व में 31 से अधिक देशों में आप बीके सेवा केंद्रों का स्थापित करने में आपकी विशेष भूमिका रही है, आपने मदद की है। आदरणीय दीदी जी विश्व धर्म संसद की परिषद की आप सलाहकार हैं। संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, महिलाओं का विकास, युवाओं और संयुक्त राष्ट्र के लिए अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं से जुड़ी हैं आप। आदरणीय दीदी जी ने भाग भी लिया है वहाँ। आपने विश्व परिवर्तन में आध्यात्मिक मूल्यों की भूमिका और वर्तमान में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों से सकारात्मक रूप से निपटने के लिए, मानवता को सशक्त बनाने के लिए आपने अपने जीवन में एक ऐसा शोध किया है जिससे आध्यात्मिकता के द्वारा लोग सहज ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। इसमें दीदी जी ने बहुत सारी अपनी दैनिक जीवन में प्रेरक पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। आपके गहनतम आध्यात्मिक ज्ञान को समझाने की स्पष्टता ने आपको एक पूरे विश्व में, दुनिया भर में एक बहुप्रतिभा के रूप में, एक वक्ता के रूप में आपको सामने ला दिया है आपकी विशेषताओं ने। आदरणीय दीदी जी ने 80 से अधिक देशों में वक्तव्य दिए हैं, यात्राएं की हैं और सूरज को दीपक दिखाने जैसा आपका संक्षिप्त में मैं परिचय दे रही हूँ। और मैं तो यही कहूँगी, एक चलता फिरता आप फरिश्ता हैं। तो आपके लिए कहूँगी 2 शब्द कि गगन के तारे हैं, गगन के चांद तारे हैं और चमन के शान नज़ारे हैं। और आज जुरिस्ट विंग के शान हम सब के बीच में आदरणीय जयंती दीदी जी हमारे बीच में पधारी हैं। आदरणीय जयंती दीदी जी हमारे बीच में, आदरणीय दीदी। Om Shanti. Distinguished guests on the dais and respected judges and advocates and CAs and my other brothers and sisters who are here. It's a joy and privilege to be with you here today. I could see that you were understanding English very well, so I thought I'd choose a language that I'm more comfortable with than Hindi. In Hindi, you have to think very carefully about the words, but this is easier and more natural for me. So thank you. Our 2 respected brothers who spoke have shared a lot about Rajyoga and how that applies in jurists' profession and the work that you're engaged in. I would just like to underline that and say that I agree with all the things that my 2 brothers have already shared. Mahatma Gandhi was mentioned several times, and I'm remembering that there's a statement that's attributed to him, and that is, be the change you would like to see happen in the world.
And so, yes, we have many, many desires and many, many hopes and dreams that there can be a better world. But can I embody those changes so that my personal contribution is something that's going to create a better world? And one very good piece of news is that if there's change in one individual, and it doesn't matter if that person is a vendor of milk or a judge, but each and every individual has an impact on at least, would you say, 5, 10, 20 people? In fact, there was research in Harvard some years ago, and they found that if there's an individual who performs one kind act, then that has an impact on at least 125 people. So that's very good news. It means that if I do something good, then yes, it's a benefit to myself and whoever is connected with me at that moment, but it also means that those who are observing that good act will learn to do the same, and it carries on and on and on. So I won't go into the details of the story, but believe me, one act of kindness inspires at least 125 other people to do good deeds also. So I think that when we look at goodness from that perspective, then we know that yes, it is possible to create a better world for all. And in terms of your particular profession, yes, it's one of the pillars of democracy, one of the pillars of society. And one of the things was mentioned, not just about the delay in justice, but also what I'm finding is that just from a layperson's perspective, I see that the more laws there are, the more people find ways to break the law. Am I right? I'm just looking at the traffic situation in the UK, and it's probably the same here also. But what happens there is that they keep creating more laws, they keep having more cameras. I think Britain is the country that has maximum CCTV in terms of the number of the population, maximum. And so they keep putting in more cameras, they keep adding more laws, but yet people still find a way to break the law. And so it seems that there has to be a different approach. And the different approach was understood by Brahma Baba. I had the good fortune of meeting Brahma Baba through my childhood and then through my teenage years. And he was a man of high principles and a life of great simplicity, dedication to God and to service. And he would always say, if you encourage the goodness to develop in the human being, why? Because the original state of the human being is not evil. There are many different philosophies about this. Some will say that we start evil and we gradually learn to become good, or we manage to control our animal instincts. Some would say that we begin our journey with a mixture of good and evil. And some would say that in fact we are born with goodness, and what happens is the negativity of society around us makes us come down to a different state. And so if you see that original state of goodness within every human being, and through spiritual education you allow that seed of goodness to grow, then that seed of goodness is going to create a better world, a better society. And so in your particular profession, I see how if you look for
the goodness within an individual, and you find ways to nurture and enhance that goodness, what you are doing is not just then giving judgment or practicing advocacy, but what you're doing is actually helping to create a better society. And so what I'd like you to carry away from this session today is to always find the good. Even a criminal has some goodness there within him or her. And so if I look for the goodness in every human being, knowing that each one is a child of the divine, we were created in the image of God, and we've forgotten, and so we do many things that later we feel were not quite as they should be. But if that goodness can be nurtured, then of course there's going to be definitely better human beings and a better world. And so what I would suggest is that when we start looking at people differently, and if we see that yes, there is wrong that has been done, yes, there has to be that total detachment in which then we find a way to make things work out. But I also want to say that punishment, if it's just for the sake of punishing an individual, is not the way to create a better world. Again, you know the statistics of India better than I do, but certainly in England they found that wherever there was meditation being taught to individuals, there was less likelihood of them coming back again into jail. Otherwise, the influence even within the system of jail is such that they're exposed to more negativity, and the first-time offender is likely to become a repeat offender. And so if we can find ways to help individuals, then what we can do is to make sure that they move in a different direction, and that they themselves then have that inner capacity and power to be able to withstand the negative influences of the world, then that individual will come out of jail with a greater determination and capacity to be able to do something that is good and positive. Just think about the conditions of the world today. Ask yourself the question, are we living in Satyug? No, definitely not. It's not the age of truth. Are we living in Treta? No, it's not Ram Raj. That again is pretty clear. Is it Dwapar? Even in Dwapar, when Bhakti started, there was a lot of power in tapasya, a lot of power in that devotion. So where are we now? We're in Kali Yuga, the dark age, the age of not just darkness, but especially now, at this point, at the end of Kali Yuga, even newspapers and the Oxford Dictionary describes it in a very interesting way. In 2016, a new word entered the English language, and that was post-truth. It's now the era of post-truth. And even if something is real that you get on your video, in your WhatsApp, your first thought is it real? Maybe it's false. And so our reaction first is, maybe it is false, rather than thinking, maybe it's true. And so when it's that sort of situation in the world, then of course what happens is that all around, truth is forgotten. And so especially at this time, all of you I would see as being the instruments to uphold truth in the world, to bring back truth into society, because we've moved very, very far away from it. And so you hold a great responsibility,
and through the power that you get from the Almighty in meditation, through Rajyoga, is something that will help you follow the path of truth in your own life, but also it will enable you to help others also not just be punished, but to actually understand something more so that they also come onto the path of truth, so that together we're able to create a better world for all. So thank you for all the good work that you're doing, and my hope is that the quality of that work will be enhanced through your time here and through your own practice of meditation. And thank you to my dear brother Maheshwariji, and also to Lataben for all the hard work that you do to make the work of the judicial wing happen so beautifully and successfully. Thank you. Om Shanti. थैंक यू सो मच आदरणीय जयंती दीदी जी। और